जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। आज हम लोग के लिए दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लोग इस सीरीज में 100 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने पूरी वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है। FAO का मुख्यालय कहां है, यह आपसे पूछा है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो यह खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य भुखमरी मिटाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। FAO का मुख्यालय जो है इटली के शहर रोम में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी रोम में है FAO का मुख्यालय। या 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बिम्स्टेक संगठन का जो मुख्यालय स्थित है वह ढाका में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, यानी कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल या एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जोड़ता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 6 जून 1917 को हुई थी। कब हुई थी? तो 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ढाका बांग्लादेश में है। वर्तमान में सदस्य देश है 7 देश इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जावा ट्रेंच निम्नलिखित में से कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। आपसे पूछा है कि जावा ट्रेंच जो है निम्नलिखित में से कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। हिंद महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जावा ट्रेंच को सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है या हिंद महासागर में स्थित है। इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसकी गहराई लगभग 7258 मीटर है। यह ट्रेंच इंडोनेशिया के पास स्थित है, विशेषकर जावा और सुमात्रा द्वीपों के आसपास। महासागर की बात हो रही तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर पूछता तो यह प्रशांत महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर जो आर्कटिक महासागर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में और कहां हुई थी। आपसे पूछा है कि चौरी चौरा की घटना किस वर्ष और कहां हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1992 में उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना जो हुआ था 4 फरवरी 1922 की इसकी शुरुआत हुई थी। स्थान चौरी चौरा, गोरखपुर जिला। 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ उग्र हो गई और थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसका परिणाम क्या हुआ? तो महात्मा गांधी ने इस हिंसात्मक घटना में दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूर्ण अहिंसा के मार्ग पर ही चलाया जाएगा। तो चौरी चौरा घटना जो हुआ वह हुआ आपका 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर जिला में, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी JK राउलिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। JK राउलिंग ब्रिटेन की लेखिका हैं। उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की कुल 7 पुस्तकें लिखी जो जादू और फैंटेसी पर आधारित है। यह सीरीज दुनिया भर में अत्यधिक लोकप्रिय है और इस पर सफल फिल्में भी बनी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धोलावीरा जो है वह गुजरात में स्थित है। धोलावीरा आपका गुजरात में
स्थित है? कालीबंगा जो है यार आपका राजस्थान में, कालीबंगा जो आपका है वह राजस्थान में है। लोथल जो है या भी आपका गुजरात में ही है, लोथल भी गुजरात में। तो बचा आपका राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी जो है यह आपका हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। यहाँ से मानव कंकाल, मृदभांड, आभूषण, औजार आदि प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। विश्व वन्य जीव दिवस, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। हर साल 3 मार्च को इस दिन मनाने का उद्देश्य है वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। बाकी यहां हो रही है मार्च की बात, तो चलिए मार्च माह को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को अभी हम लोग पढ़ रहे थे विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व गोदा दिवस और पाई दिवस मनाया जाता है। तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन फांसी हुई थी। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? आपसे पूछा है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में शेयर बाजार और पूंजी बाजार के नियमन के लिए केंद्रीय नियामक संस्था है। चलिए सेबी से महत्वपूर्ण जान लेते हैं। सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। सेबी को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। सेबी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था? आपसे पूछा है कि प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उरुग्वे। उरुग्वे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहला फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप वर्ष 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। कुल 13 देशों ने भाग लिया था। उरुग्वे ने ही यह पहला विश्व कप जीता और यह मेजबान देश भी था। फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। बाकी बात करें फीफा की, तो फीफा की स्थापना 1904 में होता, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में जो आने वाले टाइम में जो फीफा होगा वह 2026 में वर्ल्ड कप होगा। आयोजन जो होगा संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। पहली बार यहां पर 48 टीमें शामिल होंगी, पहले सिर्फ 32 रहती थी। फाइनल स्थल जो है वह न्यू जर्सी 19 जुलाई 2026 को होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो 100 रुपए के नोट पर जो चित्र अंकित है वह रानी का वाव, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक याद रखिए 100 रुपए के नोट के लिए कि अगर कोई आपको 100 रुपए का नोट देता है तो आपके मुंह से निकल जाता है वाव। यहां से याद कर लीजिए कि रानी का वाव 100 रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित है। 100 रुपए के नोट पर जो नया सीरीज जारी हुआ है उसके पीछे की तरफ रानी की वाव का चित्र छपा होता है। या गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी है, सीढ़ीदार कुआं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चलिए कुछ अन्य नोटों और उस पर चित्र अंकित की बात करते हैं। तो 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर का चिन्ह चिन्हित है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा गुफाएं चिन्हित है जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी रथ चिन्हित है जो कि कर्नाटक में है। तो 100 रुपए के नोट पर अभी हम लोग पढ़े हैं रानी का वाव जो कि गुजरात में, इसका चित्र अंकित है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका चित्र अंकित है। तो 500 रुपए के नोट पर लाल किला जो कि दिल्ली में है, इसका चित्र अंकित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संसद में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के तहत लाया गया था। आपसे पूछा कि संसद में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के तहत लाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन विधेयक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। इसे लोकसभा में 122वें
संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जब इसे पारित किया गया और अधिनियम बना तो इसका क्रम 101वां संशोधन बना। बाकी बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो ईमेल का आविष्कार जो किया वह रे टॉमलिंसन ने किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई है, ये आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्न में से जो घटना पूछा तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह या जो आपका हुआ था या 1928 में हुआ था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था या आपका 1922 में हुआ था, चौरी चौरा कांड। उसके बाद काकोरी कांड की बात करें तो काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था। और आपका पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। तो क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई थी, तो पहले जो हुई थी वह आपका हुआ था चौरी चौरा कांड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड या पहले हुआ था। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में अंग्रेजी पुलिस थाने में भीड़ ने आग लगा दी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा या राज्यपाल के पद की स्थापना करता है जो राज्यों में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बाकी अनुच्छेद 124 की बात करें ऑप्शन में दिया है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है। अनुच्छेद 148 इंपॉर्टेंट है, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का प्रावधान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भवाई और कालबेलिया ये दोनों ही राजस्थान राज्य की लोक नृत्य शैलियां हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है जहां पर हवा महल स्थित है। यह एक संतुलन आधारित नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर कई मटके रखकर नृत्य करती हैं। यह मेवाड़ और मड़वाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो उड़ीसा का जो नृत्य है उड़ीसी नृत्य है, पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा प्रसिद्ध है, तो असम का बिहू नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। आपसे पूछा कि भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय को भारतीय साम्यवाद का जनक माना जाता है। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय भारतीय साम्यवाद का जनक कहा जाता है। वह भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता थे और उन्होंने 1920 में सोवियत संघ में जाकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लिया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेसी का भी समर्थन किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी वह कब हुई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी वह हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती। इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना और क्रांतिकारी गतिविधियों को आर्थिक सहयोग देना था। इसमें से जो नहीं शामिल थे वो ऑप्शन डी भगत सिंह नहीं शामिल थे। बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहड़ी और रोशन सिंह ये सभी इसके अभियुक्त थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं।
चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित शिव कुमार शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा को संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के मंच पर लोकप्रिय और प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। संतूर मूलतः कश्मीरी लोकवाद यंत्र था, लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप का एक प्रमुख वाद्य के रूप में स्थापित किया। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे, किराना घराने से संबंधित थे। पंडित कुमार गंधर्व प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, अपनी अलग शैली के लिए प्रसिद्ध। पंडित रविशंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। आपसे पूछा कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। यह राज्य तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य से अलग कर बनाया गया था। इसकी मांग पोट्टी श्री रामुलु द्वारा लंबे अनशन के माध्यम से उठाई गई थी, जिनके मृत्यु के बाद सरकार को तेलुगु भाषी राज्य की मांग स्वीकार करनी पड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। आपसे पूछा किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह देश जो है वह न्यूजीलैंड है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, या अधिकार महिलाओं को 1893 में प्रदान किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता केट शेपर्ड ने किया था। और न्यूजीलैंड के बाद जो महिलाओं को मतदान देने का अधिकार है वह ऑस्ट्रेलिया ने दिया। दूसरे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा है, तो दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है संसद में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के तहत लाया गया था। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।